Uh, Hello viewers and dear students. कल का जो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में तो जो था कि हम पब्लिक फाइनेंस को हम स्टार्ट किए थे, उस पब्लिक फाइनेंस में हम एक पोर्शन को डील कर रहे थे और वह पोर्शन था रेवेन्यू रेवेन्यू उसी को आगे हम करते हुए उसका जो विस्तार करते हुए एक्सटेंशन इन प्रीवियस लेक्चर बट टॉपिक्स बट इन द एग्जामिनेशन method of asking questions and is very different. Any two parts. That means first of all क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछेगा कि पब्लिक फिनांस क्या है, उसे बताएं। तो कल हमने उसे बता दिया पब्लिक फिनांस क्या है। उसके बाद पब्लिक फिनांस के बाद में उसके हम इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे वो भी हो गया। उस तरह का भी पूछ सकता है। और आज जो है वो पूछेगा कि मेथड ऑफ टैक्सेशन के बारे में पूछेगा कि टैक्सेशन यानी कर की विधि क्या है, कर की विधि क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करना है। हम उसके पहले यह बता दें कि ये जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, सो बीए लेक्चर जो है वह बीए ऑनर्स पार्ट 2 इकोनॉमिक्स के लिए है। और सो नाउ कम टू द पॉइंट, मेथड ऑफ टैक्सेशन यानी कर की विधि। सो सिंपली हियर it may be four method of taxation. That means proportional taxation, progressive taxation, regressive taxation and disregressive taxation. One by one I deal very simply, and you stay in the on the lecture and understand very easily. So हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं proportional taxation. What is proportional taxation? Proportional taxation is those taxation in which rate of taxation imposed on payer is unique. That means same, but amount of taxation, but actual payment of the actual amount of taxation is different. For हम एग्जांपल देकर अगर हम इसे बताएंगे तो इसमें से क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, वट एवर बी द साइज ऑफ इनकम। ये क्या कहता है कि साइज, इनकम ऑफ द साइज डजेंट मैटर। अगर कोई आदमी कितना अर्न कर रहा है, 1 लाख अर्न करना है, 50,000 अर्न कर रहा है, डजेंट मैटर, बट रेट ऑफ टैक्सेशन इज सेम। दैट मीन्स ए पर्सन अर्न 1 लाख पर एनम पर मंथ, सो रेट ऑफ टैक्सेशन इज 10%. ए पर्सन अर्न 50,000 पर मंथ, बट देयर ऑल्सो टैक्सेशन इज but also taxes is 10%. So in this system, we say method of taxation is proportional. हम इसे proportional बोलेंगे इसे. Same rate or same percentage of tax is charges. The tax rate remains same, but the tax amount increases as the person income increases. If so इसमें simply है कि tax rate are same, but
income of the people is increases and then amount is also increases. So in this condition में हम यहाँ पर एग्जांपल देकर हम यहाँ समझते हैं क्या कि if a person first of all taxation charge taxation rate of taxation rate of taxation is 10%. So if a person earn 1 lakhs per month. So impose on taxes imposition tax impose is 10% and their amount is 10,000. 10%. In the second case, if a person earn 50,000 per month and their amount of taxation is 5,000. This is the process in the proportional taxation principle method. अगर इसमें कहना यह है कि एक समान रेट का टैक्स लगता है और वह समान रेट का टैक्स जो होता है वो समान रेट का टैक्स लगता है और ये समान रेट के टैक्स में सारे इनकम ग्रुप वाले को एक समान रेट से पे करना होता है। पर यहां पर यह देखा जा रहा है कि रेट तो हम टैक्सेशन का 10% ही लगाए, लेकिन उसका जो एक्चुअल पे अमाउंट है वो क्या हो जाता है, हमारा डिफरेंट हो जाता है। 1 लाख से केस में यह हो जाएगा, 2 लाख से केस में यह हो जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रिंसिपल का देखते हैं। इन द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम rate of taxation is increased according to their income. That means if person income increases, then rate of taxation is also increases. For example, a person if a person earn 1 lakhs, so their tax is 15%, but a person earn 50,000 and impose of taxes is 10%। यहाँ पर साफ देखने से पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि टैक्स जो है उसके इनकम के अनुसार बढ़ता है। जिस व्यक्ति का इनकम बढ़ने लगेगा उसका टैक्सेशन, उसका दर, टैक्स का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ जो यहाँ है ये 50% है और यहाँ पर द रेट ऑफ क्या है, यहाँ पर द रेट ऑफ 10% है। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में यह है कि जिसका टैक्स इनकम बढ़ेगा उसका टैक्स रेट दर भी बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा। रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, पहले इसको हम जान लेते हैं। इन दिस टैक्स सिस्टम लोअर इनकम ग्रुप पे मोर टैक्सेस देन हायर इनकम ग्रुप। इसमें यह है कि अगर लोअर इनकम ग्रुप का जो है
उसमें क्या देखा जाता है कि ज्यादा टैक्स पे करता है बनिस्बत की हायर इनकम ग्रुप वाले को। तो इस तरह के टैक्सेशन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। इन दिस टैक्स सिस्टम लोअर इनकम पीपुल पे हायर taxes than higher income people। तो इसे हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। इस सिस्टम में हम देख लिए कि जिस व्यक्ति के पास कम इनकम होता है उसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, और जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा इनकम है उसे कम टैक्स पे कर रहा है। दिस टैक्सेशन सिस्टम इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यहां पर इसका क्या है कि अब इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। वो उस टाइम में हुआ करता था जब फ्यूडल सिस्टम वगैरह जो चलता था, तो किसी को क्या कहते हैं फ्यूडल कोर्ट से या फ्यूडल क्या कहते ऑफिस से उसे रियायत मिला करते थे। तो वो सिस्टम यहाँ आता है। नेक्स्ट हमारा और लास्ट बट नॉट लिस्ट डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। इन दिस टैक्सेशन सिस्टम ए टैक्स मे बी एट प्रोग्रेसिव। इस तरह का सिस्टम में जाएगा। मे बी एट प्रोग्रेसिव रेट अप टू ए सर्टेन लिमिट और लेवल ऑफ इनकम बियॉन्ड विच ए यूनिफॉर्म टैक्स रेट इज चार्जेस। इसमें क्या देखा जाता है डिग्रेसिव में कि क्या देखा जाता है कि ये टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव बट ए सर्टेन लिमिट, कि कोई लिमिट तक क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ेगा तो टैक्स रेट बढ़ेगा, यानी कि ये जो इसका डिफिनेशन था एक बढ़ेगा। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद एक कोई यहाँ पर लिमिट फिक्स कर देता होगा, यानी कि 1 लाख या 2 लाख के बियॉन्ड जब कोई जाएगा तो उसका क्या होगा टैक्स रेट इज यूनिफॉर्म। उसके बाद 2 लाख से ज्यादा भी कमाओ, 3 लाख कमाओ, 4 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, उसका क्या होता है उसके बाद से टैक्स रेट सेम हो जाएगा। तो इस तरह का हमारा इसमें डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर देख लिए। तो हम मेथड ऑफ टैक्सेशन के बारे में हम देख लिए कि प्रोपोर्शन क्या होता है। 4 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड किए, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन और डिग्रेसिव टैक्सेशन। ये हम यहाँ पर पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन, जो हमारा एग्जामिनेशन में खास करके शॉर्ट नोट्स में देखते हैं कि बहुत ज्यादा पूछ देता है। कैनन ऑफ टैक्सेशन यानी कि कर के सिद्धांत क्या होते हैं। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन फर्स्ट टाइम गिवन बाय ए वेरी वेल रिनोवेड इकोनॉमिस्ट एंड नेम इज एडम स्मिथ। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कैनन ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में हमें पढ़ना है। कैनन ऑफ टैक्सेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर कैनन ऑफ टैक्सेशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम कैनन ऑफ टैक्सेशन को सुविधा के चलते हम यहाँ पर भी एक इसे हम मेनली 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। कैनन ऑफ इक्वालिटी जिसमें आता है कैनन ऑफ इक्वालिटी, फिर दूसरा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, और तीसरा है कैनन ऑफ कन्वीनियंस।
canon of convenience, and last but not least canon of economy. Canon of, ये चार जो है given by Adam Smith, four canon of taxation given. The characteristics or quality which a good taxation should possesses are described as canon of taxation. Canon of taxation. Adam Smith has given the following four common canon of taxation. Four canon of taxation. फोर कैनन ऑफ टैक्सेशन. अब फोर कैनन ऑफ टैक्सेशन में हमारा पहला एक है, ये है हमारा जो फर्स्ट है वो है कैनन ऑफ इक्वलिटी. दूसरा जो है हमारा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी. तीसरा जो हमारा है कैनन ऑफ कन्वीनियंस. और चौथा जो है हमारा कैनन ऑफ इकोनॉमी. अब इसको हम अलग अलग से इस सारे चीज को हम पढ़ते हैं. कैनन ऑफ इक्वलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ यानी कि समानता, समानता का सिद्धांत. समानता, कर में समानता. इसको हिंदी में जब हम बोलेंगे तो कर में समानता. यह कर में समानता क्या हो सकता है? द अमाउंट ऑफ टैक्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन टू द एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर. दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन शुड बी फॉलोड. प्रोग्रेसिव यहाँ पर बताता है क्या कि पेमेंट ऑफ टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर. दैट मीन्स पेमेंट ऑफ टैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. ए पर्सन अर्न मोर इनकम then he should pay more taxes, but a person earn less low income but a small income, so he should pay lesser than higher income. ये हमारा बताता है और कहता है कि कैनन ऑफ टैक्स, कैनन ऑफ इक्वलिटी में प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, जो हम पिछले बार में हम पढ़े थे, नंबर 2 में शायद था, उसमें हम पढ़े थे कि प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम को यहाँ पे अपनाना है. और यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम को इसे लगाया जाएगा, जो हमारा ये होगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन शुड बी अप्लाइड, एबिलिटी टू पे. दूसरा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, निश्चिंतता, जिसको हम बोलते हैं कि कर में सीधा नियम में निश्चिंतता होना चाहिए. अब निश्चिंतता किस किस चीज का होना चाहिए वो हम देखते हैं. निश्चिंतता यहाँ है, ये क्या चीज का फॉलो करता है? ये हमारा फॉलो कर रहा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. एक हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को फॉलो किया, प्रिंसिपल को फॉलो किया. और ये हमारा जो है वो हमारा क्या फॉलो करेगा. सो हम इसमें देखते हैं कि द टाइम ऑफ पेमेंट, द मैनर ऑफ पेमेंट एंड द क्वांटिटी टू बी पेड शुड बी मेड क्लियर टू द टैक्स पेयर वेल इन एडवांस, एंड आर्बिट्रेरी फिक्सेशन और टैक्सेशन शुड नॉट बी देयर. दैट मीन्स निश्चितता इसमें होना चाहिए कि a person who pay a taxpayer have a right to know in the payment of taxation what in which time I pay, what modes I pay, what amount I paid, what rate I paid. ये सब सारे चीज को पढ़ना है. और इसमें क्या है कि any inconvenience avoided in that in the canon of certainty. That means time, manner, mode, method, all four are applied in the canon of certainty. That means a person have a right to know timing of the payment, manner of the payment, mode of the payment, and method of the payment of the taxes. So canon of certainty applied all four टाइम ऑफ मैनर, मोड, ये सारे चीज को करता है. फिर हम आते हैं कैनन ऑफ कन्वीनियंस. कन्वीनियंस का वह मतलब होता है
सुविधा, नियम में सुविधा, सुविधा यानी कि टैक्स पेयर है, वो सरकार को कंट्रीब्यूट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट करने में कर रहा है, तो उसे टैक्स पेमेंट में सुविधा होना चाहिए। और सुविधा इस तरह से उसे होना चाहिए, उसे सुविधा होना चाहिए, और वह सुविधा वो पेमेंट के रूप में इस तरह से होना चाहिए। अब ये बताता है कि हम उसके बारे में क्या हम उसके लाए हैं। सो यहाँ पर देखना है, बहुत ही सिंपल वे में हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। जो है क्या है, टैक्स पेमेंट शुड बी मेड कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर, द टाइम ऑफ पेमेंट and the manner of payment should be made convenient to the taxpayer. For land revenue can be paid in installment after the harvest of the crop. यहाँ पर बहुत ही सहजता की सोचने की बात है कि a good tax collection authority have a providing good time to pay taxes to the from the collecting taxes from the people in which time अगर किसी व्यक्ति के पास फॉर बिजनेसमैन है या फिर लैंड किसान है, अगर उस पर कर लगाया गया है, तो किसान को कर देने में तब सुविधा होगी जब उसका अनाज यानी कि कट कर, फसल कट कर उसे अपने घर में आ जाएगा, उसे बेचने का उसे सुविधा होगी, बेचने का उसे टाइम मिलेगा और वो देगा। इसी तरह से बिजनेसमैन का जब उसका बिजनेस अच्छा होगा उसके, तो इस तरह का होगा जब, और इनकम ग्रुप वाले हैं कि जब उसके एंड ऑफ द मंथ में अगर उसे टैक्स के लिए उसे बोला जाए तो उसे आपत्ति नहीं होगी और उसे देगा। तो ये सारे चीज़ जो है सुविधा होता है कैनन ऑफ टैक्सेशन में। तो पेड taxes paid by taxpayer according to their convenience। ये कहना था हमारे एडम स्मिथ साहब का। इस कैनन ऑफ टैक्सेशन के देने वाले कौन है? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ये हमारे ये बोले। अब हमारा है कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी में क्या है? दैट मीन्स collection of amount of collection of taxation is very low cost of amount of taxation, collection of taxation, that means cost of tax collection should be very low, cost of tax collection should be a small portion of the actual amount of the tax collected। यहाँ पर एक कहना यह है कि अगर हम टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं तो वह टैक्स कलेक्शन में जब खर्च होगा, खर्च क्या होता है कि जब टैक्स कलेक्शन में अधिकारी लगते हैं, कर्मचारी लगते हैं, कोई किसी मशीनरी का बहुत सारा का यूज किया जाता है तो उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है। और उस पेमेंट में अगर टैक्स के जितना टैक्स कलेक्शन आ रहा है उससे ज़्यादा अगर उसका हम पेमेंट कर रहे हैं तो दिस इज नॉट ए इकोनॉमी ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ इकोनॉमी। सो कैनन ऑफ दिस इकोनॉमी में इसे आ जाएगा। और ये हमारा बताता है क्या कि लो कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन, कलेक्शन का मैंने है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज वेरी लो, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कॉस्ट of collection of taxes should be very low or small, that means a small part of tax collection, जितना हम कलेक्शन कर रहे हैं टैक्स उसका एक छोटा सा भाग होना चाहिए, न कि वो बड़ा भाग टैक्स जितना हम कलेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम उसमें खर्च ही कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट ए कैनन ऑफ टैक्सेशन और कैनन ऑफ इकोनॉमी। सो बिसाइड दिस इसके अलावे भी हमारे पास क्या है, इसके अलावे भी कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा हमारा कैनन दिया गया है जो टाइम टू टाइम रिफॉर्म करने के बाद में देखा गया और उन्होंने ये बताया। तो उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे कि और इन्होंने क्या क्या दिया। तो इन्होंने क्या दिया, जो इन्होंने दिया है वह है
कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी हमारा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में और जो है यानी कि 4 नंबर 5 इसे हम कर देते हैं कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। दिस मीन्स कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी इज दिस a few taxes which bring larger revenue are better than many taxes which bring a very small revenue। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे टैक्सेस, नंबर ऑफ टैक्सेस, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, दिस टैक्स, एड वैलोरम टैक्स, ये सब सारे टैक्स से वह टैक्स एक अच्छा है जो कि उसका प्रोडक्टिविटी इस सबों को मिलाकर एक अच्छा देता है, तो उसे हम कहते हैं कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। और यही चीज को सोचकर जीएसटी को अडॉप्ट किया गया है इकोनॉमी वर्ल्ड में और इंडिया में भी। तो इसका हम एग्जांपल के तौर पे हम कर सकते हैं जीएसटी को हमें यहाँ पर अडॉप्ट करने के लिए ये प्रिंसिपल फॉलो किया गया, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी के रूप में ये फॉलो किया गया। फिर हमारा फिफ्थ में हमारा क्या होगा, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए इलास्टिसिटी का यहाँ भी कॉन्सेप्ट लग गया, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी in which as needs of the state increase, the revenue should also increase. Some of the taxes should be capable of yielding more revenue when financial resources are needed very urgently to the government। कहने का मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट को टैक्सेस की रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वह गवर्नमेंट जो है वह देखेगा कि हमें किस क्षेत्र पर कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा हम इम्पोज करेंगे टैक्स, या फिर वहाँ पे कम टैक्स करेंगे तो ज़्यादा हमें टैक्स आना शुरू हो जाएगा, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। ये सब सारे चीज़ों को वो देखता है। और इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेशन के थ्रू जब गवर्नमेंट आर वेरी अर्जेंट इन इंक्रीजिंग ऑफ रेवेन्यू देन यूज दिस प्रिंसिपल कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है इनकम टैक्स में यहाँ पर है कि उसे करना पड़ता है कि अगर जो उसको इम्पोज कर दिया उसे क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो हम टैक्स का जो सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए और लचीला होना चाहिए। सिंपल कहने का मतलब क्या कि अब जो सिंपल के में हम पढ़ रहे थे यहाँ कन्वीनियंट के तरीका में पढ़ रहे थे, साइंटिफिक के तरीका में हम पढ़ रहे थे कि टाइम ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, व्हाट अमाउंट, व्हाट रेट पेड द अमाउंट ऑफ द टैक्सेशन, ये सब सारे चीज़ को और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला नहीं होना चाहिए। अगर जिसको बिजनेस में जिस सेक्टर में अगर हो सकता है कि रिसेशन आ जाए या फिर मंदी आ जाती है तो उसमें टैक्सेशन वगैरह हम देखते हैं गवर्नमेंट कभी रिलैक्स देता है कि टैक्सेशन का यहाँ पर रिलैक्सेशन चल रहा है 10% कुछ दिन के लिए, इस तरह का उसे होता है। तो ये हमें देखने को यहाँ मिलता है। तो ये हमारा था कैनन ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ टैक्सेशन को हम पढ़ लिए। सबसे पहला हम पार्ट्स में ये लगभग हम कह सकते हैं कि जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हम 3 पार्ट्स में हैं। 3 पार्ट्स में जो क्या क्या हो सकता है जो हम देख लिए कि यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में जो हम पढ़े वो था मेथड ऑफ टैक्सेशन, और दूसरा पार्ट में जो अभी हम जो पढ़े हैं वह है कैनन ऑफ टैक्सेशन। और हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा छूटा हुआ था हम यानी कि इसमें पढ़े क्या पढ़े पार्ट्स में मेथड ऑफ टैक्सेशन पढ़ चुके हैं अभी। उसके बाद कैनन ऑफ टैक्सेशन और जो हम अभी पढ़ने वाले हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि जो कल का जो पार्ट्स था जो हम बोले थे कि व्हाट इज पब्लिक फिनांस। सो हम वहाँ पर डिफिनीशन दिए थे पब्लिक फिनांस deals 2 elements, that is one is public revenue and another is public expenditure.
So in this I completed रेवेन्यू सेक्टर को मैंने कंप्लीट कर चुका अभी, यानी कि कैनन ऑफ टैक्सेशन पे आकर उसे हम क्या कर दिया, उसे कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पर पढ़ना है मेथड ऑफ टैक्स पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हम यहाँ करके देख देते हैं, यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर करते हैं पब्लिक फिनांस, और इसमें हम दो पार्ट्स से हम किए थे। जो पहला था एक रेवेन्यू, और इसको हम पब्लिक रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, पब्लिक रेवेन्यू। और ये हमारा था एक्सपेंडिचर, और इसे हम बोल सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो यही हमारा, इस पार्ट्स को मैंने क्लियर कर चुका था, और अभी तक जो इसका पोर्शन था वो कैनन ऑफ टैक्सेशन के रूप में खत्म हुआ। और इसे हम अब स्टार्ट करते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है। तो सो व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर? हम कुछ इसको अमाउंट पोर्शन को कल बता चुके थे, लेकिन फॉर्मल वे में आज हम बताने का कोशिश करते हैं। द पब्लिक एक्सपेंडिचर इनक्यूर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी इज कॉल्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। That means if public expenditure is incurred by the public authority, that means government कहने का मत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट बॉडीज can manage the expenditure or public expenditure like revenue. That means I say two parts of one coin. That means revenue, one part is revenue and another part is expenditure. If expenditure increases, government either reduce expenditure or increase revenue by different sources or using different method to how to increase revenue or how to manage expenditure or control on the expenditure. So the public expenditure is incurred by the public authority is called public expenditure. Public expenditure has to provide not only social welfare but it has also to ensure economic stability and economic growth. कहने का मतलब यह है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट ओनली फॉर द एम ऑफ प्रोवाइडिंग वेलफेयर ऑफ द पब्लिक और पुअर पीपुल, but this is a very beneficial and useful for the economic growth and development of any economy, because without investment, government investment in infrastructure, government investment in HR जैसे ह्यूमन रिसोर्स, ये सब सारे चीज़ में है, टेक्नोलॉजी, R&D, ये सब सारे चीज़ पे जो खर्च कर रहा है, जो वो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर के रूप में आता है। और दिस एक्सपेंडिचर लीड्स पब्लिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनी कंट्री। expenditure is also, public expenditure is also a parameter of the measuring a country economic strength. That means a country have a very large expenditure, so we can say this country have a very large strength of the economy, and this country have a very manageable power on the in the matter of revenue or public revenue or managing power of the expenditure or public expenditure। इसके बारे में हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आया कहने का कि से एक्सपेंडिचर जो है हम पढ़ रहे हैं, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर को जो सहन करने की जो शक्ति होती है वो सरकार के पास होती है, और सरकार में राज्य सरकार भी आ सकता है, केंद्र सरकार भी आ सकती है, और लोकल बॉडी यानी कि जो होता है लोकल लेवल पे वो हमारे कर सकता है। और इसे मैनेज करने का कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और यह मैनेज का कार्य रेवेन्यू के द्वारा किया जाता है, यानी इनकम के द्वारा किया जाता है। जिस गवर्नमेंट में जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा होगा उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, जिसका इनकम कम होगा उसका एक्सपेंडिचर भी कम होगा। ये सब सारे चीज़ को हम करते हैं। दूसरा हम एक करते हैं कि एक्सपेंडिचर इज नॉट ग्रेटर दैन रेवेन्यू इन द बजट, इन द टॉपिक्स ऑफ बजट। हम बजट भी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखा करता है क्या कि बैलेंस बजट।
सो इसमें ऑल इकोनॉमिक सजेस्ट गवर्नमेंट नोट एक्सीड एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द कलेक्टिंग ऑफ द रेवेन्यू। वो बहुत बार बार उसे बताता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखें और इसमें हमारा क्या है कि अब हम पढ़ेंगे, इसका भी कैनन पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है जो हम कैनन के बारे में, कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर, कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर का हम चर्चा करेंगे कि कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर, कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर में क्या क्या हमें करना है, कि कौन कौन सा कैनन होता है, यानी कि खर्च करने का, यानी कि खर्च करने का जो विधि है वो क्या हो सकता है। इसे भी हम द कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, द फॉलोइंग आर द रूल्स एंड कैनन दैट शुड गाइड द पब्लिक अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैनन ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट, यहाँ पर हम पहला जो है इसका है क्या है, कैनन ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट्स। किसको बेनिफिट्स हमें पहुंचाना है, पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाना है। कैनन ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट्स। फिर है हमारा कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी। फिर हमारा है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। फिर है कैनन ऑफ सरप्लस, कैनन ऑफ सरप्लस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कैनन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ये हमारा है 1 2 3 4 5, मेनली 5 है जो हम यहाँ पर करते हैं। तो कैनन ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट्स क्या है कि एक्सपेंडिचर वैसा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर मस्ट बी इन द माइंड ऑफ कंसंट्रेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपुल, मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ द पीपुल। यानी कि हम जब एक्सपेंडिचर करते हैं, हम जब व्यय करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। हमारा यह बताता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड प्रोमोट द मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। पूरे को करना है, पूरे सोसाइटी ऑफ द होल को, यहाँ पर ये है। फिर हमारा है कैनन ऑफ इकोनॉमी, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, जो हम चर्चा कर रहे थे कि कंट्रोल में होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड। एक्सपेंडिचर जो करना है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर should be avoid करना है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को अवॉइड करना है। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द होल सोसाइटी को करना है। फिर यहाँ पर हमारा है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। अब कैनन ऑफ इलास्टिसिटी हमारा यह बताता है कि कैनन ऑफ इलास्टिसिटी की अननेसेसरी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, इट शुड बी पॉसिबल टू द गवर्नमेंट टू वैरी द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द नीड और सर्कमस्टांसेस। जिस तरह का नीड होगा गवर्नमेंट का कि हमें इस सेक्टर में, यानी कि फॉर एग्जांपल ये करेंटली पब्लिक नीड्स फूड सब्सिडाइज, सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मोर ऑन फूड्स, पब्लिक नीड्स more education system in the society, so government studies and increase the amount of expenditure on education.
सो ये हमारा है। फिर हमारा है कैनन ऑफ सरप्लस। पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी ऑलवेज कीप्ड वेल विद इन द रेवेन्यू ऑफ अ स्टेट सो दैट ए सरप्लस इज लेफ्ट एट द, यही है कि सरप्लस, अगर रेवेन्यू इज सरप्लस देन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, इफ रेवेन्यू इज इन द डिफिसिट नॉट सरप्लस, सो गवर्नमेंट शुड कंट्रोल और डिक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा यहाँ सरप्लस के बारे में कहता है। कैनन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अगर हम कोई फाइनेंस करते हैं किसी चीज़ का, जब हम फाइनेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसे देखते हैं कि पब्लिक इकोनॉमी के लिए कितना फ़ायदा है, कितना घटा है। तो ये सब सारे चीज़ को हम, स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में कि नहीं है, ये सब सारे चीज़ों को हमें यहाँ पर करना पड़ता है। और एक और है कैनन ऑफ, एक और हो सकता है कैनन ऑफ सैंक्शन। व्हाट इज कैनन ऑफ सैंक्शन? पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी provide a competent authority to expenditure for the purpose of expenditure of the amount, कि किस सेक्टर में कैसे करना है। तो एक अथॉरिटी होना चाहिए सैंक्शन करने वाले का। ये सब सारे चीज़ों को हमने यहाँ पर कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर के रूप में, यानी एक्सपेंडिचर के पार्ट्स को आज हम खत्म किए। और हम इसमें क्या किए कि पब्लिक